हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो कि हमारी एक सिलसिलावार सीरीज़ का एक हिस्सा सा ही बन चुका है, क्योंकि टाइटल पर बाद में आते हैं और पहले थोड़ा सा आपको दूसरा तारुफ करवाते हैं कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हम भारत की लंबी तरीन ट्रेनों को देख रहे हैं। विवेक एक्सप्रेस देखी है संदीप भाई के साथ, उसका एक पार्ट 1 नहीं देखा है, लेकिन वो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है जो 72 घंटे का टाइम लेती है और 4200 किलोमीटर से ज़ायद का फासला तय करती है। फिर इसके बाद संदीप भाई के साथ ही काशी काशी तामिल एक्सप्रेस देखी है, जो कि 3800 किलोमीटर का फासला तय करती है। इधर तमिलनाडु से ऊपर उत्तर प्रदेश तक जाती है, बनारस तक। और इसके बाद फिर संदीप भाई के साथ ही अवध असम एक्सप्रेस देखी है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से चलती है राजस्थान के लालगढ़ तक। और एक और ट्रेन देखी है हिमांशु भाई के साथ, जो चलती है डिब्रूगढ़ से। अब मेरे दिन में उसकी अगली मंजिल भूल गई। बहरहाल ये 4-5 ट्रेनें जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली जो है वो देख चुके हैं। अब हिमांशु वाली भाई वाली ट्रेन जो है मेरे दिन से उसका नाम स्किप हो रहा है। और आज हम देखने जा रहे हैं भारत की सबसे लंबी तरीन ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस, जो सबसे लंबे रूट पे चलती है। वो है चेन्नई से इधर दिल्ली तक, और ये सफ़र करवा रहे हैं संदीप भाई। और चेन्नई जो कि तमिलनाडु का स्टेट कैपिटल है, और इसी तरह फिर ये गरीब रथ, वैसे ज़्यादातर जो गरीब रथ है वो दिल्ली से ही छूटती हैं, संपर्क क्रांति की तरह या राजधानी की तरह। और संदीप भाई का अगर थंबनेल देखें तो संदीप भाई ने थंबनेल में जो गरीब रथ दिखाई है वो ग्रीन कोचेज़ वाली है। हालांकि कुछ वीडियोस पहले ही इन्होंने दिखाया कि जो अब गरीब रथ हैं वो LHB रेड कोचेज़ में बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे में देखते हैं कि क्या संदीप भाई इस जिस गरीब रथ के ऊपर सफ़र कर रहे हैं चेन्नई से दिल्ली, क्या ये भी रेड कोचेज़ वाला है या अभी तक ये ग्रीन ही है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे को कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल मैं हूँ MGR चेन्नई रेलवे स्टेशन पे, और आज मैं जर्नी करने वाला हूँ नहीं कोई शताब्दी या फिर किसी वंदे भारत में नहीं, बल्कि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ एक लेजेंडरी गरीब रथ एक्सप्रेस में। और वो लेजेंडरी गाड़ी है ट्रेन नंबर 12611 MGR चेन्नई सेंट्रल हज़रत निज़ामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस में। और इसके साथ ही साथ ये गरीब रथ एक्सप्रेस इंडिया की सबसे लंबी दूरी की गरीब रथ भी है। और यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है ये भी मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस का, मैसूर चेन्नई वाया बेंगलोर। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जल्दी ही चेन्नई गरीब रथ में यात्रा करने वाला हूँ, तो फाइनली यात्रा कर रहा हूँ चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस में। और बिल्कुल ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, करीब 2175 किलोमीटर की जर्नी जो है वो होने वाली है। हालांकि अच्छी बात ये है कि ये ट्रेन स्लो नहीं है, बिल्कुल फास्ट है, 130 की रफ्तार में चलती है। और ये दूरी जो है वो हम करीब 28.5 घंटे में पूरी करने वाले। तो इस गरीब रथ का डिपार्चर यहाँ चेन्नई से सुबह 6 बजे है, और अगले दिन करीब 10:30 बजे हम पहुँचेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और ये रहा मेरा कोच जीवन, यानी कि बिल्कुल आखिरी वाला कोच में ट्रैवल करने वाले हम। इसके ठीक पीछे जो जनरेटर कार है वो है, और बिल्कुल पीछे वाला कोच, और सामने हमारे गार्ड साहब जो है वो बिल्कुल तैयार हैं फ्लैग ऑफ करने के लिए इस ट्रेन को। डिपार्चर बस होने वाला है, तो फाइनली बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि सुबह के 6 बजे अपना डिपार्चर हो चुका है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, और इस सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। ये अच्छा है कि सुबह सुबह इस आगाज़ हुए हैं, दिन भर सफ़र देखने को मिलेगा। यार एवरेज इसकी ठीक है, अगर 2200 किलोमीटर 28 घंटे में कर रही है तो 70 से 80 के दरमियान की लगती है एवरेज के साथ मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस का भी डिपार्चर साथ में बिल्कुल हुआ। MGR चेन्नई सेंट्रल मैसूरू शताब्दी एक्सप्रेस। अच्छा, अभी यहाँ से गई है वंदे भारत, साथ ही शताब्दी। ये भी फिर इसका मतलब बड़ा मसरूफ रूट है कर्नाटक में, और बहुत तमिलनाडु देर से। से दोनों ट्रेनें बिल्कुल पैडल में चल रही थी, लेकिन आगे बेसिन ब्रिज से दोनों अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करेंगी। एक इधर वेस्ट की तरफ बढ़ेगी और संदीप भाई की जो ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ये वाह कितनी भीड़ भड़क्का है भाई आज तो ट्रेनों का। चेन्नई एक बड़ा स्टेशन है। ये बीच में आई ट्रेन नंबर 12602 मैंगलुरु सेंट्रल चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस। ये क्या सारी मैंगलोर की ट्रेनें निकल रही हैं आज तो, हैं सवाए संदीप भाई की तो ट्रेन। बेसिन ब्रिज जंक्शन से ये ट्रेन आगे अरक्कोनम होते हुए निकल जाएगी बेंगलोर मैसूर की तरफ, और हमारी ट्रेन सीधा निकलेगी यहाँ से गुड्डूर और आगे विजयवाड़ा की तरफ। विजयवाड़ा
पर हाँ, इस ट्रेन में ये है कि जो सीट आप बुक करोगे वो सीट आपको मिलने वाली है। साइड लोअर मैंने बुक की थी और बिल्कुल साइड लोअर जो है वो मुझे मिली है, तो बिल्कुल आगे की जर्नी जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होने वाली है। और बहुत लोग को डाउट होता है कि गरीब रथ में आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है बेडरोल के लिए, पर ऐसा नहीं है, टिकट में ये सब इंक्लूड होता है। ये गरीब एक बहुत बड़े तबके की राजधानी है ये, और ये वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि LHB रेड कोचेज आ चुके हैं गरीब रथ के लिए। और ये है कोसा स्थलैया रिवर, पता नहीं ठीक से प्रोनाउंसिएशन जो मैं वो ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, पर हाँ चेन्नई में बहने वाली 3 प्रमुख नदियों में से ये एक नदी है। बाकी 2 कौन सी नदियाँ हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चेन्नई चलो एक नदियों का चीज़ तो नहीं ये पता। है कि साइड लोअर सीट जो है वो मिली है और आराम से जर्नी जो है वो मैं कर सकता हूँ। साइड मिडिल सीट ना होने से ये है कि रश थोड़ा कम है, बिल्कुल थोड़ा खाली खाली आपको ट्रेन लग रहा होगा। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस की जिसे मैंने यात्रा की थी, उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब था। अभी जस्ट ट्रेन निकली है और सभी लोग जो है वो ऑलमोस्ट सो चुके हैं फिर से। हाँ, नींद तो आ रही है क्योंकि सुबह 6 बजे ट्रेन जो है वो निकलती है। बाकी हाँ, अब ट्रेन का सीधा हॉल्ट जो है वो गुड्डूर जंक्शन पे होने वाला है। उससे पहले हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल नॉन स्टॉप चलने वाली है वहाँ तक। ये अभी तक अपनी लेजेंड डिलीवरी में चल रही है गरीब रथ। देखो इसका नंबर कब लगता है। आखिर 48-50 सेट चलते हैं, इतनी आसानी से तो रिप्लेस नहीं होंगे, लेकिन होना शुरू हो गए हैं रिप्लेस। तो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है गुड्डूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और बहुत देर से ट्रेन जो है वो होम सिग्नल पे खड़ी थी। इससे ग्रीन डब्बों से अच्छी खासी पहचान रहती थी। तो ये हमारी जर्नी का पहला हॉल्ट करीब 130 किलोमीटर बाद ये पहला हॉल्ट जो है वो आया है और अभी तो बहुत सारे हॉल्ट्स बाकी हैं। फिलहाल अगर बात करूँ मैं गुड्डूर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है तिरुपति की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकलती है जैसे हमारे यानी कि चेन्नई की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से निकलेगी निल्लौर होते हुए विजयवाड़ा की तरफ। तो साइड लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए गुड्डूर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और तो सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर जो है वो हो गया। मैं आपसे बात कर रहा था और बात करने के बाद सोचा कि चलो कुछ अपने लिए ब्रेकफास्ट जो है वो ले लूँ, लेकिन उतने में ही ट्रेन जो है वो निकल दी और ब्रेकफास्ट जो है वो रह गया। हॉल्ट जो है राजधानी की तरह बड़े मुख्तसर से हैं। विजयवाड़ा में और क्या बड़ा खूबसूरत क्रॉसिंग देखने को मिल गई हावड़ा SMVT बेंगलुरु दुरंतो के साथ। दोनों ट्रेनें और बातों में तो भूल चुका था कि हम ओवरटेक करने वाले थे कृष्णा एक्सप्रेस को। तो ये ट्रेन चलती है तिरुपति से आदिलाबाद के बीच में और क्या खूबसूरत ओवरटेक जो है वो देखने को मिल रहा है। या ICF कोचेज के साथ पुरानी है। तिरुपति आदिलाबाद कृष्णा एक्सप्रेस। मुमकिन अच्छे आगे वेब छोड़ लगाओ। देखते हैं। वेब 7 ICF कोचेज के साथ भी वेब 7 फिलहाल जो है चलो आइंदा इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। और ये सामने खड़ी है टाटा नगर एर्नाकुलम। एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म 5 उन्नति। बहुत ही स्लो स्पीड में स्किप जो है वो हो रहा है। मुझे लगा शायद अच्छी खासी रफ्तार में हम स्किप करेंगे। और जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि निल्लौर स्टेशन को क्रॉस करने के तुरंत बाद कौन सी रिवर जो है वो आती है। एक इधर मैंने इस साउथ के इस इलाके में कृष्णा नदी का नाम सुना है, कहीं वो ही तो नहीं आने लगी? जी हाँ, ये है पेन्ना रिवर जिसका उद्गम होता है बेंगलुरु के पास नंदी हिल से। और ये नदी जो है बहुत यूनिक है क्योंकि ये नदी अपने उद्गम स्थल से 2 अलग अलग डायरेक्शन में बहती है, एक नॉर्थ और एक साउथ की तरफ। साउथ में चली जाती है ये चेन्नई की तरफ और नॉर्थ में ये रिवर जो है वो कर्नाटका आंध्र प्रदेश को जो है वो सींचते हुए निकल जाती है बे ऑफ बंगाल में। और मेरे ख्याल से सामने से 127-110 सिकंदराबाद गुड्डूर सिम्हापुरी एक्सप्रेस जो है वो क्रॉस हो रही है। आज कुछ अंदाजे ज़्यादा ही गलत हो रहे हैं। फिलहाल फिर खामोशी में ही बेहतरी है। चलो फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंची है ओंगोल। और एक और चीज़ है कि मैं थोड़ा पावर नैप लेने चले गया था। बाकी एक चीज़ ये है
पीछे जो है वो मैसूरू विजयवाड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। हमें डिपार्चर जो है उसका संकेत मिल गया। मतलब ये है कि हम वंदे भारत के लिए यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, हमारी ट्रेन यहाँ से आगे निकलेगी और विजयवाड़ा तक शायद जो है, अब देखते हैं कि ओवरटेक कहाँ होता है। हमारी ट्रेन भी थोड़ी सी लेट चल रही है इस कारण से, तो बस अब देखना ये है कि ओवरटेक जो है वो ये ट्रेन हमें कहाँ पे करती है। फ़िलहाल तो अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है अंगोल से और इसके बाद सीधा हॉल्ट हमारा विजयवाड़ा होने वाला है। वो तो साउथ का एक बड़ा और मरकज़ी स्टेशन है। तो अंगोल से निकलने के बाद ना ट्रेन बिल्कुल कहीं रुकी नहीं और मैं बस वेट कर रहा था कि वंदे भारत जो है वो ओवरटेक करेगी, पर पहुंचने वाले, मेरे ख्याल से बस पहुंचने वाले हैं विजयवाड़ा और अभी तक ओवरटेक जो है वो हमारी ट्रेन ने लिया नहीं। तो अब मुझे लगता है कि ओवरटेक का जो सपना है वो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी चलो अराइवल जो है वो लेते हैं विजयवाड़ा का, लेकिन उससे पहले जो कृष्णा नदी है वो आने वाली है, तो दिन के वक्त में बहुत दिनों बाद में देखने वाला हूँ नदी को, तो वो देखते हैं और उसके बाद से अपना अराइवल होगा विजयवाड़ा जंक्शन पे। और बात करूं अगर मैं कृष्णा नदी की, तो ये इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी शुरुआत होती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में और फिर वहां से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को सींचते हुए ये नदी मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। और बहुत टाइम के बाद कृष्णा नदी को मैं बिल्कुल दिन के उजाले में देख रहा हूँ, अदरवाइज़ रात के वक्त में ये नदी जो है वो गुजरती थी और ठीक से देख नहीं पाता था मैं। सब इसकी निशानी रखनी है। फाइनली अपना अराइवल हो चुका है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास। जिस तरह नर्मदा वडोदरा के आसपास। तो वक्त हो चुका है 11:38 का और फाइनली पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। दिन के वक्त में ना बहुत दिनों बाद मैं इस स्टेशन को देख रहा हूँ, अदरवाइज़ रात के वक्त में स्टेशन निकलता था। बाकी अगर मैं बात करूँ ना तो पूरे रास्ते भर में, मतलब अंगोल से निकलने के बाद कहीं भी ट्रेन जो है वो रुकी नहीं और वंदे भारत जो है वो हमारी ट्रेन को ओवरटेक जो है वो की नहीं। तो ऐसा लगा था कि शायद वंदे भारत जो है वो हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेगी। बाकी बात करूं विजयवाड़ा पहुंचने की, तो यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था 11:40, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट पहले ही पहुँची है और 11:50 में डिपार्चर जो है वो होगा अपना। और मैंने अपना यहाँ से लंच जो है वो ऑर्डर किया था, लेकिन लंच जो है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक नहीं आया और अचानक से मुझे भैया जो है वो आते हुए दिखते हैं और मेरा नाम पुकार रहे थे वो, तो जल्दी से मैं अपना पैकेट जो है वो लेता हूँ और बिल्कुल जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी तब जाकर के अपना फूड जो है वो डिलीवर होता है। ये डिपार्चर जो है वो ले नहीं पाएगा, वो देखो ये बिल्कुल कैसे लास्ट में उतरे हैं वो डिलीवरी देने के बाद। नहीं तो उनकी ये डिलीवरी अच्छी खासी लंबी हो जानी थी। डिपार्चर जो है चलो फाइनली हो चुका अपना, लेकिन आज लगा कि शायद खाना जो नहीं मिलने वाला, लेकिन फाइनली चलो सीट पे खाना आ गया। और अगर आप इस लाइन से आगे जाते हो तो विशाखापट्टनम होते हुए आप पहुंच जाओगे पूरा ईस्ट कोस्ट हावड़ा की तरफ और हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है अब दिल्ली वाली लाइन की तरफ, यानी कि वारंगल, नागपुर, भोपाल, इटारसी होते हुए। तो फाइनली लंच मुझे मिल जाता है और ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का एक ही फ़ायदा होता है कि आपको टेस्ट और वैरायटी जो है वो अच्छी मिल जाती है। स्टेशन से पहले ही ऑर्डर कर देते हैं जाने से पहले। अब तो एक एप्लीकेशन भी ऐसी बन रही है जहाँ पे सारा कुछ निज़ाम एक कर दिया जाएगा। तेलंगाना को पीछे छोड़ करके महाराष्ट्र में एंटर होने वाले थे और जैसे हमें महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन में कॉटन फील्ड्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे कॉटन का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है, ये कॉटन फील्ड मुझे यहाँ आंध्रा और तेलंगाना के ज़मीन पे भी देखने को मिले। तो इस एरिया में भी कॉटन का प्रोडक्शन बहुत मात्रा में होता है। अभी मैं गेट पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि चेन्नई राजधानी जो है वो क्रॉस होने वाली है अभी। ये फिर मराठवाड़ा रीजन तो नहीं जो एक बार इधर संपर्क क्रांति भी देखी है, क्योंकि महाराष्ट्र का वो इलाका भी कपास की काश्त के लिए जाना जाता है। पता नहीं कौन सी ट्रेन है, पर चेन्नई राजधानी तो बिल्कुल नहीं है। तो वो महाराष्ट्र का एक पसमानदा इलाका है। अभी का टेम्परेचर आप देखो करीब 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हो रखा है और बहुत ही गर्मी है बाहर। गर्मी भारत में बनना भी बहुत शुरू हो गया पिछले दिनों। फाइनली चेन्नई राजधानी के साथ अपनी क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ एंकर लाइव खबरें पढ़ती हुई बेहोश हो गई कलकत्ते वाली साइड में। एक पावर नैप जो है वो लेने चला गया था। एक तो मतलब इस फूड पे इतने सारे बच्चे हैं ना कि पता नहीं थोड़ा सर में दर्द हो गया था। बाकी हाँ सोचा था कि वारंगल जो है वो मैं कवर करूँगा, पर सोता रह गया मैं और जब उठा तो देखा वारंगल हमारी ट्रेन जो है वहाँ से निकल चुकी थी। बाकी यहाँ पे अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो अभी फ़िलहाल हो रखा है, तो गर्मी बहुत है
और ऐसी गर्मी मतलब पता नहीं आगे क्या होगा। और अगर मैं बात करूँ गरीब रथ एक्सप्रेस की ना, इस गरीब रथ एक्सप्रेस की, तो बहुत ही कंफर्टेबल लगी। और वाकई मतलब अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है ना, बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत ही शानदार है। इवन अगर बात करूँ साफ़ सफाई की तो भी काफ़ी बढ़िया है। वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन है, साफ़ सुथरे हैं, और सफाई भी रेगुलर इंटरवल पे हो जाती है यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो इस गरीब रथ का एक्सपीरियंस वाकई बहुत अच्छा है। मतलब जो सुना था कि एक बार चेन्नई गरीब रथ में ट्रैवल करो फिर देखो, बिल्कुल वैसे ही है। और काफ़ी अच्छा लगा अभी तक की जर्नी इसमें। फिर शाम को करीब 6:30 बजे करीब पहुँचेंगे बल्हारशाह, और वहाँ पे थोड़ा सा वॉकिंग जो है वो करेंगे। थोड़ा बैठे बैठे बोर भी हो चुके हैं इस गाड़ी में। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब गया था बाहर शूट करने के लिए और तुरंत वापस चला गया क्योंकि इतनी खतरनाक हीट वेव्स जो है ना वो फील हो रही है। बाकी यहाँ भी गोदावरी नदी जो है वो आने वाली है, तो रामागुंडम के बाद तुरंत गोदावरी नदी जो है वो आती है। और गेट के बाहर हाथ निकालने पे सच में फील हो रहा है कि कितनी गर्मी है इस एरिया में। सोचो अभी टेम्परेचर जो है वो अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस है, और ऐसी गर्मी में बाहर बहुत दिक्कत हो रही है। मई जून के महीने में पता नहीं क्या होने वाला है। नॉर्थ में तो 40 से ऊपर थोड़ी देर 14 के है। लिए मैं बाहर जाता हूँ और गर्मी इतनी थी कि वापस अंदर आ जाता हूँ और थोड़ा रेस्ट जो है वो करता हूँ, और आराम से जब वातावरण थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तब बाहर निकलूँगा। पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वापस से उठना पड़ता है क्योंकि गोदावरी नदी जो है वो आने वाली थी। वातावरण, माहौल या मौसम। तो फिलहाल अभी स्किप कर रहे हैं रामागुंडम रेलवे स्टेशन को, और रामागुंडम रेलवे स्टेशन को स्किप करने के तुरंत बाद गोदावरी नदी जो है वो आती है। अब तो जो नई गरीब रथ आई है उसमें तो हर सीट तक एसी पहुंचाया हुआ है, चार्जिंग सॉकेट पहुंचाए हुए हैं। तो ये रिप्लेस करने 2006 से चल रहे हैं। बात करूं अगर गोदावरी नदी की, तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी शुरुआत होती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में, और फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को सींचते हुए ये नदी फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। सबसे बड़ा दरिया तो गंगा ही है, दूसरा गोदावरी और तीसरा भारत कृष्णा, विजयवाड़ा के पास। गंगा कहाँ उत्तराखंड से शुरू होती है, फिर यूपी, बिहार, शायद झारखंड भी, वेस्ट बंगाल। और ये मेरे ख्याल से ट्रेन नंबर 22151 पुणे काजीपेट सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। और धीरे धीरे शाम ढल रही होती है, और जो मौसम इतना गर्म था दोपहर में, अब जाकर के फाइनली मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है जर्नी करने में अब। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, वाह। आज तो संदीप भाई भी काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर 2200 किलोमीटर हैं, 2175। और ये मेरे ख्याल से ट्रेन नंबर 17004 बल्हारशाह काजीपेट रामगिर एक्सप्रेस है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि अभी हम ओवरटेक करने वाले हैं केरला एक्सप्रेस को, तो देखते हैं कि वो ओवरटेक जो है वो कहाँ पे होता है। तो बिल्कुल भूल चुका था कि हम केरला एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं, और फाइनली ओवरटेक जो है वो हो जाता है। और फिलहाल हम अभी क्रॉस कर रहे हैं वर्धा रिवर को, जिसका मतलब ये है कि बल्हारशाह हमारी ट्रेन बस पहुंचने ही वाली है। वैसे अगर बात करूं वर्धा नदी की, तो जो सतपुरा की गोद से निकलती है और पूरे विदर्भा रीजन को सींचते हुए ये आखिर में गोदावरी नदी से मिल जाती है, और विदर्भा में रहने वाले लोगों के लिए ये जीवन दान का काम करती है। इब्तदाई ज़माने से ही दरिया इंसान की ज़िंदगी की बका की ज़मानत रहे हैं, और जितने भी पुराने शहर आबाद हैं और यहाँ वो दरिया के किनारे ही हमारी ट्रेन को हज़ारों रोक दिया साल गया, पुराने। मतलब प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं होगा। और पीछे केरला एक्सप्रेस जो है ना, उसके भी आने का संकेत जो है वो भी पीछे पीछे आ रही है। तो बैक टू बैक बहुत सारे अराइवल जो है वो बल्हारशाह में हो रहे हैं।
अब ये कौन सी ट्रेन क्रॉस हो रही है बिल्कुल आइडिया नहीं है। मेरे ख्याल से जयपुर मैसूरू जो है वो हो सकती है, पर बिल्कुल कंफर्म नहीं बोल सकता मैं। अब स्टेशन पे पहुंचने के बाद ही समझ में आएगा मुझे। पहले ये देखना है कि ये ट्रेन कौन सी है, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊँगा कौन सी ट्रेन थी वो। फिलहाल तो अपना अराइवल हो रहा है बल्हार शाह में। जयपुर चेन्नई, ओह ये है जयपुर चेन्नई। तो वक्त हो चुका है शाम के 5:45 और बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पहुँचे हम। जो टाइम था बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचे, हालांकि ट्रेन जो थी वो 20 मिनट लेट चल रही थी, लेकिन यहाँ आते आते बिल्कुल ऑन टाइम हो चुके हैं हम। और उस साइड से जयपुर चेन्नई का डिपार्चर जो है वो हो चुका है। सुबह 6 बजे हमने अपनी यात्रा जो है वो शुरू की थी। ऑलमोस्ट 12 घंटे का वक्त होने वाला है, मतलब 11.5 घंटे हुए हैं। और 11.5 घंटों में हमारी ट्रेन ने अराउंड 880 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। तो अभी तक तो हमारी ट्रेन की रफ्तार बहुत ही बढ़िया रही है, बिल्कुल पंक्चुअल रही है ट्रेन। और अब देखना है कि आगे, इसके बाद से आगे, मतलब नागपुर के आगे ना हमारी ट्रेन जो है वो कितनी पंक्चुअल होती है। और उसके बाद तो बहुत सारी ट्रेनों का ओवरटेक जो है वो होना बाकी है, तो वो देखना बहुत मज़ेदार होने वाला है। फिलहाल आपको 2-3 ओवरटेक जो है वो अभी आपको देखने को मिल गए। बहुत सारी ट्रेनों से अच्छी अच्छी क्रॉसिंग्स देखने को मिली, लेकिन आगे की जर्नी जो है ना वो और बेहतरीन और बढ़िया होने वाली है। और इस गरीब रथ एक्सप्रेस ने फ़िलहाल तक मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा है इस ट्रेन में जर्नी करके। ट्रेन की साफ़ सफाई बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छी है ट्रेन की साफ़ सफाई, इसको अच्छे से मेंटेन किया गया है। काश ऐसे ही सारी गरीब रथ को हम मेंटेन कर पाते तो कितना अच्छा होता ना। खैर छोड़ो, फ़िलहाल तो जर्नी अपनी चल रही है इस चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस में। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। आगे भी देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा होता है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकी और उसके बाद से फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है। और बिल्कुल बल्हार शाह में आपको खाने पीने की दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाली है, आपको सब चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। आप फ्रूट चाहोगे फ्रूट्स मिल जाएगा, आपको अगर पैक्ड फूड आइटम चाहिए वो आपको मिल जाएगा, और बाकी पूरी सब्ज़ी वगैरह जो है वो तो यहाँ मिल ही जाता है। तो बहुत कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको। अच्छा, फ्रेश जूस भी आपको यहाँ मिल जाता है, बढ़िया। वीडियो है तो बिल्कुल लेटेस्ट, लेकिन संदीप भाई नई कोशिश का बात नहीं कर रहे। सनसेट जो है वो हो रहा है, शायद ये उससे आने रिकॉर्डिंग उससे पहले की हो, नहीं तो वो तस्करा ज़रूर करते हैं अब तक। लेकिन चैनल पर उनकी अपलोडिंग की तरतीब के मुताबिक ये सबसे नई वीडियो है इनकी, जो उन्होंने रेड LHB कोचेज जो गरीब रथ को दिए गए हैं उसके बाद डाली है। परिंदे भी घोंसले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी शाम के साथ आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो लंबा हो जाएगा, जिस कारण से सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे की जर्नी जो है वो दिखाऊंगा। तो बल्हार शाह से हज़रत निज़ामुद्दीन की जर्नी जो है वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी संदीप भाई के साथ। 2175 किलोमीटर का ये फासला बता रहे थे, यानी कि तकरीबन 2200 किलोमीटर, और वक्त सिर्फ 28 घंटे बता रहे थे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। क्योंकि अगर आप इसके मुकाबले में विवेक एक्सप्रेस देखें तो वो 4200 किलोमीटर का फासला 72 घंटों से भी ज़्यादा में तय करती है। तो ये एवरेज स्पीड की निस्बत, अगर एवरेज स्पीड के तनाजुर में देखा जाए तो ये मुझे उससे फास्ट लग रही थी। कुछ बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर नज़र आ रहा है। हालांकि मैंने भी इसमें कोई किसी किस्म की कैलकुलेशन नहीं की। खैर, ये पुराने LHB कोचेस थे, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि संदीप भाई की ये जो वीडियो तो बिल्कुल लेटेस्ट है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी पुरानी है। क्योंकि अगर ये LHB कोचेस जो गरीब रथ के हो चुके हैं, और अपने संदीप भाई के साथ ही यूपी की गरीब रथ में देखा था इसके कोचेस जो नए दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर संदीप भाई ने कोई तस्करा नहीं किया। तो इस बात से मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि ये जो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन वीडियो की अपलोडिंग की तरतीब के हिसाब से ये संदीप भाई की सबसे नई वीडियो है। अगर गरीब रथ एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये साल 2006 में पहली बार चलाई गई थी, और इसे आम जनता की राजधानी कहा गया था। और यार ज़बरदस्त है, और तारीफ़ करनी पड़ेगी इस बात की कि आज 18 साल के बाद भी भारत की जो गरीब रथ है वो कामयाबी के साथ चलाई जा रही है। और इतनी कामयाबी के साथ चलाई जा रही है कि अब उसके जो कोचेज हैं, जो इसकी एक लेजेंड लिवरी है, उसे अब चेंज किया जा रहा है। इसकी एक शनाख्त तो ख़त्म हो रही है, लेकिन ये ट्रेन जो है वो सफरी सहूलियत फराहम करने में एक बहुत बड़े तबके को अपनी खिदमत जारी रखेगी।
क्योंकि इसे जब चलाया गया था तो इसे आम जनता की राजधानी कहा गया था, जिसकी दो वजूहत थी। पहली वजह तो ये थी कि ये उस वक्त की राजधानी जो 130 पर चलती थी, आज भी खैर सारी राजधानियाँ तकरीबन 130 पे ही चल रही हैं, तो ये इसकी रफ्तार भी 130 थी। और फिर जिस तरह उनके स्टॉपेज जो है वो थोड़े थोड़े दुरानिये के होते हैं और उन्हें प्योरिटी दी जाती है, इसी तरह इस ट्रेन को भी किसी हद तक प्योरिटी दी जाती है। हाँ, दुरंतो शताब्दी या राजधानी के लेवल की तो नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें अच्छी खासी प्योरिटी मिलती है, तभी तो इतना ज़बरदस्त इनकी पंक्चुअलिटी बनी रहती है। और फिर इसमें एक दूसरी बहुत बड़ी सहूलत थी एसी की सहूलत। और चूँकि राजधानी में भी एसी था, इसी तरह आम लोगों की राजधानी में भी एसी मुतारफ़ करवा दिया गया। तो लोगों की तरफ से जब साल 2006 में सरकार ने पहली बार इस ट्रेन को मुतारफ़ करवाया, तो लोगों की तरफ से इसे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। यही वजह कि आज 48 मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर भारत में गरीब रथ एक्सप्रेस चलाई जाती है। और 18 साल इन कोचेज़ ने ग्रीन लिवरी के साथ अपनी यूनिक पहचान बनाई रखी, और बिल आखिर इन्हें इसी माह में अप्रैल 2024 में इन्हें LHB के जो रेड कोचेज़ हैं जो कि राजधानी में लगे होते हैं उनके साथ रिप्लेस करना शुरू कर दिया। और जो उनका इंटीरियर है वो इस वाले ट्रेनों से भी बेहतर है, इस वाले इंटीरियर से भी बेहतर है। और उसके चेंज करने की कुछ एक वजूहत, सबसे बड़ी वजह जो है वो सिक्योरिटी है, यानी कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। तब सिक्योरिटी इस लिहाज से कि ये जो कोचेज़ हैं ये 18 साल पुराने हो चुके हैं और अब ये 130 के ऊपर महफूज नहीं है, तो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको तब्दील किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो नए कोचेज़ लगाए जा रहे हैं उसमें जो एसी की सहूलियात है वो हर सीट के ऊपर इनफरादी तौर पर पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से जो कूलिंग का एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही ज़बरदस्त निकल के आएगा। और संदीप भाई कह रहे थे कि अब 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुँच चुका है साउथ में। नॉर्थ में जो आगे बढ़ेंगे गर्मी मज़ीद बढ़ती रहेगी। और इसी हवाले से पिछले दिनों भी ये खबर सुनी है, कलकत्ता में भी एक न्यूज़ एंकर खबरें पढ़ने के दौरान ही जो है वो गर्मी से बेहोश हो गई। और कुछ दिन पहले अपना सत्या भाई के साथ एक सफ़र देखा है, वो भी इन्होंने इधर कलकत्ते शालीमार के स्टेशन से सियालदा से शुरू किया था, तो वो भी कह रहे थे भाई साउथ में भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। हालांकि नॉर्थ में जो गर्मी है वो साउथ से ज़्यादा होती है, लेकिन शायद पता नहीं इस बार हो रहा है कि यहाँ हर बार ही ऐसे होता है। ज़्यादातर जो आवाज़ें हैं वो अभी तक साउथ से गर्मी की सुनाई दे रही हैं। खैर, जब मौसम गर्म हो और बाहर जो है वो संदीप भाई कह रहे थे हाथ बाहर निकालते तो लगता है कि अच्छी खासी गर्मी का एहसास है, तो ऐसे में जब कम किराए में एक अच्छी सहूलत मैसर आ जाए, 130 वाली ट्रेन मैसर आ जाए, एसी वाली ट्रेन मैसर आ जाए, तो फिर वाकई इसको लेबल लगना चाहिए आम जनता की राजधानी होने का। तो आज तक ये अपना भरम कायम रखे हुए, बल्कि अब तो अपग्रेड होकर लोगों को एक कदम आगे बढ़ के सहूलियात फराहम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कहेंगे कि मेरे इस सफ़र से तो हट ही गए, तो इस सफ़र में संदीप भाई ने चेन्नई के MGR बता रहे थे, जो स्टेशन है चेन्नई का, एक भारत के मरकजी तरीन स्टेशन में से एक है, वहाँ से सफ़र का आगाज़ किया। 2200 किलोमीटर का फासला जो इस ट्रेन ने 28 घंटे में तय करना है। सुबह 6 बजे की ट्रेन निकली हुई है और शाम ढल गई है। और वेरी गुड के इस वीडियो का जो सारे का सारा हिस्सा है वो दिन में देख लिया। दिन में यहाँ पर वर्धा रिवर भी देखने को मिल गया, कृष्ण रिवर भी देखने को मिल गया। और कृष्ण नदी की ये बात भी याद रख ली गई, ये विजयवाड़ा के आसपास पड़ती है, और भी एक और दो दरिया जो है वो बीच में देखने को मिले थे। और साउथ में खूबसूरती तो बनी रहती है, लेकिन आजकल वहाँ से गर्मी की आवाज़ें भी अच्छी खासी सुनाई देने लगी हैं। बाकी अभी आगे बढ़ेंगे तो आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे। अभी भी सिर्फ 880 किलोमीटर का फासला तय हुआ है और वक्त लग गया 12 घंटे, अभी भी आधे से ज़्यादा बाकी है। बाकी देखते हुए रात में तो फिर वो नज़ारे रह भी नहीं जाते और वो मज़ा भी नहीं आता, जो खूबसूरती है वो दिन दिन में देख ली। बाकी संदीप भाई जो है इस वीडियो में काफ़ी तेज़ चले, नज़ारे भी दिखाते रहे और जब वो सफ़र भी तेज़ी से कटता रहा। तो एक बड़े ही मुनासिब दुरानिये की वीडियो संदीप भाई के साथ देखने को मिली, भारत की सबसे लंबी गरीब रथ की। तो ये सीरीज़ जो है वो उसमें एक और इजाफा हो गया। और इस वक्त तक भी मुझे हिमांशु भाई के साथ दिब्रूगढ़ से देखी हुई ट्रेन याद नहीं आ रही। खैर, वो भी 65 घंटे लेती है। मैं चलें ठीक है, फिर जेन से निकलेगा, फ़ायदा कोई नहीं। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है रेलवेज़ को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।